हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेक्टर 2 असाइनमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स मेरे से पूछी गई थी, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 13, 14 एंड 19। तो मैं इनके वीडियो सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है तो वो बच्चा मेरे से पूछ सकता है, एंड आई विल गिव यू द वीडियो सोल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ पूछी गई है वो पूछा गया है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, कीप योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है उसमें आप अपना हाथ एक्स एक्सिस में रखिए। कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो अपनी उंगलियों को वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मोड़िए। एंड इफ़ द डायरेक्शन ऑफ थंब इज़ इन गिवन जेड एक्सिस, और जो जेड एक्सिस है अगर आपके थंब की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में आ जाए तो वो राइट हैंडेड है, अगर ना आए तो वो लेफ्ट हैंडेड है। तो देखिए, जैसे हमारे क्वेश्चन है उसमें आपसे ये कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ ऑप्शंस गिवन है। मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये बाहर की तरफ आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर ये बनाया गया है, और ये x है और ये मेरा z है और ये मेरा y है। तो ये देखते हैं कि ये राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, ये ऐसे लाइन आ गई, ये ऊपर नीचे आ गई, और ये बाहर की तरफ दे रही है। ठीक है, ये y एक्सिस बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ये कुछ सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि ये मेरा एक एक्सिस ऊपर की तरफ आ गया, ऐसे z एक्सिस है, और ये है जो ये मेरा x एक्सिस है, और तीसरा एक्सिस बाहर की तरफ है ऐसे। तो हम चेक करते हैं कि ये मेरा राइट हैंडेड सिस्टम है कि नहीं। तो ये बाहर की तरफ है, तो मैं अपना हाथ रखूँगा पहले इस डायरेक्शन में x एक्सिस में। मैं इसको छोटा बनाता हूँ, ऐसे या ऐसे। ऐसे सिस्टम मेरा तीसरा बाहर की तरफ ऐसे ऐसे। तो ये मेरा y एक्सिस है, तो आप अपना हाथ रखिए x एक्सिस में, अपनी उंगलियों को मोड़िए ऊपर की तरफ ऐसे। y एक्सिस में आपका अंगूठा z की तरफ जा रहा है, जो z ऊपर की तरफ है। ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ऊपर की तरफ y एक्सिस है। ऐसे हाथ रखिए x एक्सिस में, अपनी उंगलियों को मोड़िए ऊपर की तरफ, जो y एक्सिस है, और आपका अंगूठा z में जा रहा है, तो ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब एक एग्जांपल आप सभी चेक कीजिए। मैं आपको वो एग्जांपल दिखाता हूँ जो ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर 5 है, जो लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा दिखा रखा है, ये और ये तो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। इसका मतलब ये तो हो गया मेरा एक्स एक्सिस। अच्छा, और वाई एक्सिस कौन सा है? ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस आ गया। तो जेड एक्सिस कौन सा है? जेड एक्सिस है ऊपर की तरफ ऐसे। रुक जा भाई, ये जेड एक्सिस ऊपर की तरफ बाहर आ रहा है। तो आप अपनी उंगलियां रखिए ऐसे एक्स में, फिर उनको मोड़िए किस डायरेक्शन में? वाई में। वाई किधर है? इस डायरेक्शन में, तो ऐसे। तो आपका देखिए अंगूठा नीचे की तरफ चला गया, बट जो मेरा जेड है वो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये राइट हैंडेड सिस्टम नहीं है, ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है, क्योंकि जो जेड की पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन मेरे को गिवन है सिस्टम के अंदर, मेरा राइट हैंड का अंगूठा एक्स की डायरेक्शन में हाथ रखने पे, वाई की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां मोड़ने पे अंगूठा मेरा ऑपोजिट टू द जेड एक्सिस, गिवन जेड एक्सिस जा रहा है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंडेड सिस्टम आ गया। ठीक है, समझ आया? अगर आप एक्स एक्सिस में अपना हाथ रखते हो, वाई एक्सिस में उंगलियां मोड़ते हो, आपका अंगूठा अगर गिवन जेड डायरेक्शन में आ जाए, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है उसी डायरेक्शन में आ जाए, तो वो राइट हैंडेड सिस्टम है, अदरवाइज वो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? बोला गया है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA, OB एंड OC। ठीक है, हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, हमें उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। ये इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है, और ये ऐसे जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए था, ये बहुत आसान है। ये A, O
बी एंड सी दिस इज़ गिवन, और सबका मैग्नीट्यूड आर 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 है, ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। ये मेरा प्रॉब्लम है, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। पहले देखिए इस चीज़ को भूल जाइए, ये जो ओ बी वैक्टर है, सिर्फ ए और सी को फाइंड कीजिए। ए और सी का मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ, इनका रिजल्टेंट। तो मेरे पास आ गया, ये आर है, ये आर है ना, तो आर स्क्वायर प्लस 2r² cos 90 अंडर द रूट। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये टर्म जीरो होगी, cos 90 जीरो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो अंडर रूट 2r मेरे पास ओ सी और ओ ए का रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट 2r। ठीक है भाई, ये आ गया। बट डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी। मैं जिसको आर वेक्टर बोलता हूँ, ओ आर वेक्टर मान लीजिए, तो उसकी डायरेक्शन वैसे तो मेरे को पता है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो उसकी जो और 90 डिग्री पे हैं, तो इसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन इधर ही आएगी 45 पे। पर फिर भी हम प्रूव कर लेते हैं, tan अल्फ़ा इज़ इक्वस टू, मान लीजिए कि इसके साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इसका और इसका जो रिजल्टेंट है मान लीजिए कुछ ऐसा है, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है, मान लीजिए हमें नहीं पता, ये आर है और यहाँ से एंगल वो अल्फ़ा बना रहा है, यहाँ से एंगल अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा कितना होगा। मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ वो एंगल बना रहा है उससे ऑपोजिट साइड वाले के साथ आप साइन थीटा कॉस थीटा लगाएंगे, तो आ गया आर साइन 90, दोनों में एंगल ओ बी ओ सी एंड ओ ए में 90 है, तो आर साइन 90 अपॉन आर प्लस आर कॉस 90। ठीक है, तो ये दोनों कट गए, ये तो ज़ीरो हो गया cos 90, तो आर ने आर को मार लिया, तो tan अल्फ़ा इज़ इक्वस टू 1 आ गया। और 1 कहाँ पे होता है, जब अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। इसका मतलब अल्फ़ा इज़ ऑल्सो 45 डिग्री। अगर वो 45 डिग्री है तो ये आर वेक्टर है जो वो ओ बी के ऊपर ही लाइन है। एक्चुअली मैंने इधर ड्रॉ करके जस्ट आपको समझाने के लिए ऊपर ड्रॉ की थी, बट मेरे को पता था कि ये लाइन ऊपर ही आएगी। ठीक है, इसका मतलब जो आर वेक्टर है रिजल्टेंट है ओ सी और ओ ए का, वो ओ बी के ऊपर ही लाई कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल वेक्टर हो गए, और पैरेलल वेक्टर हमें जोड़ने आते हैं, तो आर नेट जो रिजल्टेंट आया वो आया मेरे पास, एक तो आ गया अंडर रूट 2r प्लस, मैंने आपको बताया था ना जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जिनमें एंगल जीरो बन रहा हो तो उनको आप सिंपली जोड़ सकते हो। एक तो आ गया अंडर रूट 2r और एक आ गया r, तो यहाँ से आप r कॉमन ले लीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2। चेक कीजिए, यही आंसर है। ठीक है, इसके बाद मेरे से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13, तो वो भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13 मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका जो मॉडुलस है वो ए वेक्टर के मॉडुलस या बी वेक्टर मॉडुलस के बराबर है, तो बताइए एंगल, बताइए फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनमें एंगल बताइए। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब इसका पहले मैं रिजल्टेंट लेता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, तो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट, एंड दैट इज इक्वल टू, या तो आप a के बराबर लिख सकते हैं या b के बराबर लिख सकते हैं। a मैग्नीट्यूड को, a के मॉडुलस को मैं a भी तो लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था, या मैं b के बराबर लिख सकता हूँ। तो सपोज मैं सभी जगह b की जगह a पुट कर देता हूँ क्योंकि a और b बराबर है। यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर कॉस थीटा अंडर द रूट इज इक्वल टू, मैं a ही मान लेता हूँ इधर भी। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ने a स्क्वायर को मार लिया, तो मेरे पास आ गया 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, तो मेरे पास आया कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, क्योंकि a स्क्वायर मर जाएगा तो 1 के नीचे यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 1/2 आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉस थीटा है वो नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और जो ऑप्शन गिवन है मेरे पास वो है 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। तो अब आप सीधा मार्क कर सकते हो कि यही आंसर है, क्योंकि
कॉस की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होती है और इन दोनों में एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, और यही आंसर होगा इसका अगर आप चेक करोगे तो। ठीक है, तो इसका एंगल आ गया 120 डिग्री। ठीक है, आगे मेरे से पूछा गया क्वेश्चन नंबर, नहीं तो आप इसकी वैल्यू भी चेक कर सकते हो, कॉस 120 की वैल्यू। ठीक है, ये कॉस 120 की वैल्यू -1/2 ही आएगी, हमने पढ़ा है ये। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस 120 कैन बी रिटन लाइक दिस, कॉस 90 + 30। ठीक है, तो ये कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव, और यहाँ पे साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आ गया -1/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 मेरे से पूछा गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि भाई 3 वेक्टर हैं, a + b वेक्टर + c वेक्टर इज इक्वल टू 0। आगे बोला गया कट, वो कट नहीं है, ऐसे लिखा है आउट ऑफ द 3 वेक्टर्स a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उनमें से 2 इक्वल है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज, जो तीसरा वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स दैट ऑफ आइदर टू। अगर इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 2 कोई भी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड एक का r है, दूसरे का r है, तो तीसरे का है √2r, ये बोला गया है। और तीनों का जो सम है वो 0 है, तीनों वेक्टर्स का जो सम है वो 0 है, और एक का मैग्नीट्यूड ये है, एक का मैग्नीट्यूड ये है, और एक का मैग्नीट्यूड ये है, और आपको बोला गया कि बताइए भी एंगल कितना होगा। अगर आप प्रीवियसली इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसी की ये कॉपी है ये क्वेश्चन। देखिए OC एंड OA, इन दोनों को देखिए, ये दोनों वेक्टर्स थे जो ये इक्वल थे, और इनका जो रिजल्टेंट है वो ये है, और रिजल्टेंट कितना है √2 टाइम्स r। ठीक है, तो ये इन दोनों का जोड़ था जो, वो 0 नहीं आया था, वो ये आया था इन दोनों का रिजल्टेंट। तो √2r मतलब ये OC एंड OA का रिजल्टेंट आता है, और 45 डिग्री पे आता था, ये अल्फा भी 45 था। इसका मतलब अगर मेरे को ये 0 करना है, अगर ये तीनों का सम 0 करना है, तो अगर मैं b को घुमा के इधर ले आता हूँ, ऐसे मान लीजिए OB ऐसे ले आता हूँ, और इसकी वैल्यू मैं कर दूँ √2r, और ये था जो वो भी 45 पे था, और इसकी वैल्यू कितनी थी √2r, ऐसे। ठीक है, तो अकल से सोचिए, अगर मैं ये एंगल 45 कर दूं, ये भी एंगल 45 कर दूं, तो ये ब्लैक वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को समझाता हूँ, ये यहीं से मेरे दिमाग में भी आइडिया आया था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किया था। ठीक है, तो देखिए बोला गया है कि a + b + c का तीनों का रिजल्टेंट 0 है। ठीक है, a + b + c का तीनों का रिजल्टेंट 0 है। इसका मतलब तीनों में ऐसा होना चाहिए कि 2 वेक्टर का रिजल्टेंट तीसरे को काट दे, तभी ये 0 हो सकता है, अदरवाइज ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से मेरे माइंड में आइडिया आया कि एक वेक्टर घूम के दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि ये 0 इनका सम तभी आ सकता है जब 2 वेक्टर का रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में और तीसरा वेक्टर एक डायरेक्शन में हो तो। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे सॉल्व होगा कि ये मान लीजिए एक वेक्टर है, ये मान लीजिए दूसरा वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट r है और मैग्नीट्यूड r है, इसका भी मैग्नीट्यूड r है, और दोनों में एंगल 90 डिग्री है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मुझे पता है कि वो ऐसे आएगा, ये यहाँ पे होगा, वो होगा √2r। वो हमने पहले भी निकाला है कि अगर 2 वेक्टर इक्वल हों और 90 डिग्री पे हों तो उनका रिजल्टेंट √2r आता है, और ये एंगल 45 हो जाता है। ये रिजल्ट आप याद रखिए। अब देखिए, अगर मेरे को एक और वेक्टर जोड़ना है, ठीक है, और तीनों का सम 0 होना चाहिए, तो तीसरा वेक्टर मैं ऐसे जोड़ूंगा ना, ऐसे, जो ये √2 को वो √2r कैंसिल आउट कर दे। अब देखिए ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट तो ये आ गया, तो ये तो दोनों हट गए, तो एक वेक्टर इधर आ गया और दूसरा वेक्टर इधर आ गया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो इनका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, अब वो एंगल पूछ रहे हैं कि बताइए भी तीनों में एंगल कितना है, इसमें और इसमें एंगल तो 90 डिग्री आ गया। अब
इसमें और इसमें एंगल फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ ऐसे। तो अब बताइए, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर बिल्कुल ऑपोजिट होने चाहिए तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, ये एंगल 45 होना चाहिए और ये भी एंगल 45 होना चाहिए। तो ये एंगल आ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये 45, तो टोटल कितना हो गया, ये और ये वेक्टर में एंगल 135 डिग्री, और ये क्योंकि 90 है और ये 45 हो गया तो कितना हो गया, ये वेक्टर और ये वेक्टर 135 डिग्री। तो आंसर आ गया मेरे पास ए ऑप्शन, ए ही ऑप्शन है ना, हाँ ए ऑप्शन, 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 135 डिग्री, ये मेरा आंसर है। होप आपको समझ आया होगा ये कैसे मैंने किया। और देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर, आपने पूछा है मेरे से क्वेश्चन नंबर 19, 14 के बाद है 19, तो 19th क्वेश्चन भी देख लीजिए। देखिए 19 क्वेश्चन नंबर। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक पहले भी ये बताया था कि दो पैरेलल वेक्टर कैसे होते हैं। मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर है कुछ, उन्होंने पैरेलल वेक्टर की कंडीशन पूछी है, मैं आपको पैरेलल वेक्टर बताता हूँ कि कौन से होते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये मेरे पास एक वेक्टर है। इसी के पैरेलल अगर मेरे को बी वेक्टर ड्रॉ करना है ना, बी वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू ए अगर होना चाहिए, तो मैं इन दो नंबर्स को एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 के साथ। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो ये ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर हो गए, ठीक है। अगर मैं दोनों इन नंबर्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले नंबर्स को, ये 2 और 3 को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो ये नया वेक्टर प्रोड्यूस करेगा वो इसी के पैरेलल होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरे को सी वेक्टर प्रोड्यूस करना है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, 3 से, तो ये आ जाएगा 3 2 6 आई कैप प्लस 3 3 9 जे कैप। तो ये ए और सी वेक्टर दोनों पैरेलल है, और ये वेक्टर ए और बी दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो यही चीज़ उन्होंने पूछी है कि अगर भाई ए वेक्टर है मेरे पास x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, और बी वेक्टर है जो दैट इज x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, अगर ये दो वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए तो ये कुछ ऐसे होना चाहिए ना कि x1 शुड बी सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके, जैसे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो 2 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होके 4 बनना चाहिए। इसी तरह x1 है जो x1 है वो x2 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होके ये x1 के बराबर होना चाहिए, या x2 के साथ कोई x1 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होके ये होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि 2 के साथ कुछ c मल्टीप्लाई होके 4 होना चाहिए, तो c की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे होना चाहिए था। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए पैरेलल वेक्टर के लिए। दूसरी चीज़ है दैट y1 शुड बी इक्वल टू c टाइम्स y2। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ x1 बाई x2 मस्ट बी इक्वल टू c, दिस इम्प्लाइज y1 बाई y2 मस्ट बी इक्वल टू c। तो ये दोनों c के बराबर है, तो x1 बाई x2 मस्ट बी इक्वल टू y1 बाई y2। ये कंडीशन है पैरेलल वेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर होने के लिए एक वेक्टर का जो एक्स एक्सिस वाली चीज़ है और वाई एक्सिस में जो ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है आपको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में जब हम लिखते हैं, तो इसके साथ और इसके साथ एक ही नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद ये दो नंबर बनने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 और 3 है, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 बन जाएगा, तो 3 के साथ भी 2 को ही मल्टीप्लाई करूँगा पैरेलल वेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ऐसे पैरेलल वेक्टर आते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे लिख दिया x1 इज इक्वल टू c टाइम्स x2 और y1 मस्ट बी इक्वल टू c टाइम्स y2 एंड दिस c कैन बी ग्रेटर देन 1, दिस कैन बी लेस देन 1। तो ये x1 बाई x2 मस्ट बी c एंड y1 मस्ट बाई y2 मस्ट बी इक्वल टू c, दिस इम्प्लाइज x1 बाई x2 इज इक्वल टू y1 बाई y2। ये कंडीशन है किसके लिए, फॉर पैरेलल वेक्टर्स, फॉर पैरेलल वेक्टर्स। तो इसी के साथ ये वीडियो सॉल्यूशन वाली वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो मेरे को सेंड कीजिए, आई विल गिव यू द वीडियो सॉल्यूशंस। और कल मैं
यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर स्टार्ट करूँगा और उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, थैंक यू।